22 से लेकर 43 वो दूसरा जो पन्ना है जिसको आप दिखा रहे हैं, पहला जो पन्ना है उसमें 1 से लेकर 22 तक चेहरे हैं और जो दूसरा पन्ना है जिसमें 23 से लेकर 43 तक उन चेहरों के नाम शामिल हैं जिनको हम आपको दिखा भी रहे हैं, जिसमें मीनाक्षी लेखी का नाम शामिल है, जिसमें कौशल किशोर जिनसे हमने बात की है उनका नाम शामिल है, बीएल वर्मा का नाम शामिल है, अजय कुमार का नाम शामिल है, साथ ही साथ कपिल मोरेश्वर पंत का भी नाम शामिल है, पाटिल का नाम शामिल है, प्रतिमा भौमिक का नाम शामिल है, सुभाष सरकार। ये वो चेहरे हैं जो आज आपको इस ओथ सेरेमनी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। वो इसलिए, हालांकि अभी तक कितने कैबिनेट हैं, कितने राज्य मंत्री बनेंगे और किनको दूसरे कार्यभार सौंपे जाएंगे, ये अभी पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन 43 चेहरे जो आज मोदी कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं उनकी एक बड़ी सूची आपके सामने है। न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले आपको इन 43 चेहरों के बारे में जानकारी दी थी। अमिताभ, देखिए, इन 43 चेहरे हैं, इन पर काफ़ी पर्दा था। हर कोई उम्मीद लगाए बैठा था। आमतौर पर कैबिनेट रिशफल जब भी होता है तो लोग उम्मीद करते हैं कि 15 लोग, 1 दर्जन लोग ऐसे शपथ लेंगे, लेकिन ये एक ऐसा रिशफल था जो 2 साल के बाद पहली बार हो रहा है मोदी 2 में। और इस रिशफल में कई राज्यों को प्रतिनिधित्व ठीक से नहीं था, कई जातियों वर्गों को प्रतिनिधित्व ठीक नहीं था, इसीलिए पूरे के पूरे जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है 43, ये मणिपुर से लेकर राजस्थान और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, ये सभी राज्यों को इसमें प्रतिनिधित्व मिला है, पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा कैबिनेट, पूरा का पूरा जो 81 सदस्यों का कैबिनेट होगा। इसमें दलितों को जगह मिली है, 8 दलित चेहरे, इसमें 12 दलित चेहरे हैं जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री हैं, 8 आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब चेहरे हैं, इसमें 27 ओबीसी सांसद हैं जो कि मंत्री बने हैं। और ये काफ़ी अब तक का ये बताया जा रहा है, सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि अब तक का रिकॉर्ड है, किसी भी मंत्रालय में इतनी बड़ी संख्या में ओबीसी सांसद मंत्री नहीं बन पाए थे। इस 27 जो मंत्री बने हैं और इसमें 19 जातियों का, 27 ओबीसी मंत्रियों में 19 जातियों को रिप्रेजेंटेशन मिला है, 19 जातियों के लोग इस ओबीसी कोटे में शामिल हैं, 11 महिलाएं हैं, 5 अल्पसंख्यक मंत्री हैं। तो मुझे लगता है देश भर से इसमें लोग शामिल किए गए हैं। तो उम्मीद की जा रही थी कि ये चुनाव को देखते हुए ये पूरा का पूरा मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ है। तो मुझे लगता है कि हर राज्य को प्रतिनिधित्व मिला है इसमें, और हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय को प्रतिनिधित्व मिला है। तो एक तरह से ये चुनाव में जाने वाला कैबिनेट नहीं है। प्रधानमंत्री ने बहुत सोच समझकर ये कैबिनेट बनाया है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात है, इसमें 14 चेहरे ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अब इससे साबित हो जाता है कि पूरी की पूरी तैयारी 2024 के चुनाव की है, जब ऐसे यंग चेहरे, फ्रेश चेहरे, जिनको प्रशासनिक अनुभव भी होगा और जनता के बीच जाने का अनुभव भी होगा, उन चेहरों के साथ मोदी जी आगे बढ़ेंगे और आने वाले अगले 5 सालों के लिए नई टीम, फ्रेश चेहरे, युवा चेहरों के साथ प्रधानमंत्री एक अनुभवी टीम के साथ काम करेंगे। इसीलिए ये ड्रीम टीम से ज़्यादा बेहतर ड्रीम कम ट्रू करने वाली टीम ज़्यादा होगी प्रधानमंत्री की। आप कह रहे हैं कि ड्रीम कम ट्रू कर देने वाली ऐसी मोदी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, जो चेहरे हमें नजर आ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि आपने उनको चुनकर मंत्रिमंडल में शामिल करने की तैयारी की है जो राहुल गांधी को पानी पी पी कर कोसते रहते हैं। अब तो कांग्रेस कुछ तो कहेगी। अब राहुल गांधी को इस देश में अधिकांश लोग कोस रहे हैं, तो क्या किया जाए? राहुल गांधी को जो कोसे उसको मंत्री न बनाया जाए? राहुल गांधी की ऐसी अविवेकी हरकतें होती हैं कि इस देश की अधिकांश जनता उनको कोसती। कांग्रेस के नेता जो है बंद कमरों में कोसते हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी को कोसना ना कोसना यह किसी भी मंत्रिमंडल के विस्तार का मानदंड नहीं हो सकता है। अंशुल अभिजीत जी, कांग्रेस पार्टी वो संवैधानिक कार्य जो कोई भी सरकार करती है वो करने जा रही है, मोदी सरकार 2.0, तो उसमें तकलीफ उनको क्यों हो रही है? प्रीति जी, ये इस गलतफहमी में मत आइएगा कि ये जो मंत्रिमंडल में जो विस्तार हुआ है, जो तब्दीलियां हुई हैं, वो योग्यता की वजह से है। वो योग्यता, क्षमता, हुनर, कौशलता इसके आधारित है। ये बिल्कुल एक सियासी विस्तार है। ये क्षेत्रीय गणित को देखा जा रहा है, यहाँ पर चुनावी गणित को देखा जा रहा है, क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण को देखा जा रहा है। इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा हुक्मरानी में। जिस तरह से ये सरकार का गवर्नेंस है, यहाँ का प्रशासन जिस तरह से चल रहा है, जहां पर इस तरह से जो संचालन है,
इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, वैसे ही चलता जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो मंदी दिखाई दे रही है, जो बेरोजगारी दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो विकास दर इतना गिरता चला जा रहा है, ऐतिहासिक निचले स्तर पे आ गया है, यहाँ पर जो इतने सारे लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं, और पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, ये तो आप रोज देख रहे हैं। इसमें कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। ये बिल्कुल एक सियासी कदम है, चुनाव को देखते हुए कदम है। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन ये भी तो देखना होगा कि आप ले तो रहे हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट को कितनी शक्ति मिलेगी, या ये वो टोकनिज्म है, वो भी तो देखना पड़ेगा कि कौन से मंत्रिमंडल मिलते हैं। देखिए प्रीति जी, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकार में जो सबसे अयोग्य हैं, जिनमें कोई क्षमता नहीं, वो तो सीधे प्रधानमंत्री खुद हुए ना। तो ये तो बात उनको सबसे पहले तो उनको जाना चाहिए, उनकी तब्दीली। मैं आपकी बात ही अब नहीं मैं समझ आपको पा रही। बताता सुनिए हूं। अंशुला विजीत जी, सुनिए मेरी बात सुनिए। सर एक बात बताइए, जब यूपीए की सरकार थी तो जो कैबिनेट विस्तार होता था तो वो तो एक संवैधानिक हक है, और वो संवैधानिक हक एक रिपोर्ट कार्ड के आधार पर अगर कोई सरकार तय कर रही है तो उसमें आप इफ एंड बट क्यों कर रहे हैं? और जहां तक आप कह रहे हैं कि चुनाव में जाने के मद्देनजर ये पूरा गणित उलटफेर फेरबदल किया जा रहा है, तो क्या ये आप लोगों ने नहीं किया है? और अगर वो वैसा कर रहे हैं तो सियासत में और क्या किया जाता है, इसका भी उत्तर दीजिए। और जो आप सवाल पूछ रहे हैं उस पर मैं प्रेम शुक्ला जी से भी उत्तर लूंगी। नहीं, सियासत तो आप जरूर करिए, लेकिन इस सरकार को आता क्या है? इसकी फितरत क्या है? इस सरकार की, इनकी तबीयत क्या है? सियासत तो ही करती है ना, योग्यता तो नहीं देखती। तो ये मैं ये कह रहा हूं, नहीं जरूर करिए, ये तो उनका हक है, प्रधानमंत्री जी का हक है, वो प्रधानमंत्री जी हैं, फर्स्ट अमंग इक्वल्स हैं, वो तो जो चाहे कर सकते हैं अपनी मंत्रिमंडल के साथ, अपनी मंत्री परिषद के साथ, जिसको चाहे वो ला सकते हैं। लेकिन ये जो पहले कहा जा रहा था कि भाई योग्यता देखी जा रही है, ये देखा जा रहा है कि कौन काबिल है, कौन नहीं है, जिसने काम किया है, किसने नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए हुक्मरानी बदलेगी नहीं यहाँ पर। जो मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम या मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात की थी, तो उसका तो विपरीत हो रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि जैसे आंकड़े आ रहे हैं, नकारात्मक आंकड़े, तो सब जानता है पेट्रोल की कीमतें किस तरह बढ़ रही हैं, मंदी जो है, बेरोजगारी आप है। बहुत वेग बात कर रहे हैं। या तो आप मुझे नाम बताइए कि भाई इनमें योग्यता थी, इन्हें हटा दिया गया, या फिर ये बताइए कि इनमें योग्यता नहीं है, इन्हें लाया जा रहा है। आप बहुत वेग बात कर रहे हैं कि ये योग्यता के आधार पर नहीं हो रहा है, तो ऐसे नहीं होता है। अगर आप कोई बात रख रहे हैं तो उसमें आप बात तो बताइए कि इन लोगों को क्यों हटाया गया या इन लोगों को क्यों शामिल किया जा रहा है, तब तो आपकी बात में वजन हो। इधर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का मैं रुख कर लेती हूँ। अभिषेक झा जी, आपको भी लगता है कि मंत्री फेरबदल जो मंत्रिमंडल में विस्तार हो रहा है, वो जो तय नियम है, जो रिपोर्ट कार्ड है, उसके आधार पर न होकर बहुत ही पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई जा रही है? देखिए, कांग्रेस के लोगों को तो नकारात्मक राजनीति करनी है, इसलिए उनकी शब्दावली इस तरह है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह विशेषाधिकार है कि वो कैबिनेट में फेरबदल कब करते हैं, किनको अंदर लाते हैं, किनको बाहर रखते हैं। और ठीक उसी तरह से ये कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और पूरे देश की जनता बहुत उम्मीदों के साथ नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रही है कि जो कुछ निर्णय वो लेंगे सही निर्णय लेंगे। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने भी इस बात को कई बार कहा है कि ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार ही है। लेकिन अब विपक्ष के लोगों के पेट में दर्द होता है, तो इसका कारण एकदम स्पष्ट है कि जब इनको मौका मिला था देश को चलाने का, तो किस तरह की स्थिति देश की हो गई थी, किसी से छिपा नहीं। और एनडीए की जो विकासवादी नीति है, उस नीति को जब ये आगे बढ़ता देखते हैं तो इनको लगता है कि इनकी सियासी जमीन नीचे से खिसकती जा रही है। अब उस सियासी जमीन को बचाने के लिए क्या करेंगे? अलग-अलग प्रलाप करना तो इनकी पुरानी आदत है। राहुल गांधी को पूरे देश की जनता इसी वजह से तो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में लेती है कि पता नहीं वो कब नींद से जागते हैं और किस तरह की बातें करने लगते हैं, जनता को दिग्भ्रमित करने लगते हैं। तो इनका अलग-अलग प्रलाप करने दीजिए। देश की जनता बड़ी उम्मीदों के साथ नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रही है, एनडीए गठबंधन की ओर देख रही है। चीजें कुछ समय में, कुछ घंटों में ही स्पष्ट हो जाएंगी। उसके बाद जैसे आपका चैनल इतने प्रयासों के आधार पर इतनी सारी चीजों को जनता के बीच ला रहा है, मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद आप लोग पूरी तरीके से जो भी चीजें हैं उनको स्पष्ट तरीके से पूरे देश की जनता के सामने रख पाएंगे। देश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना, देश की जनता की सेवा करना, देश को विकास के रास्ते पर और अग्रसर करना, ये सब मोदी जी की प्राथमिकता है। और ये कैबिनेट एक्सपेंशन टू इस चीज में और आगे बढ़ती करेगा। डॉक्टर एमएच खान, एनडीए ये कह रही है कि ये जो रीशफल हो रहा है, इसके जरिए सबका साथ सबका विकास की जो धारा है, उससे और ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों को जोड़ा जाएगा। जी देखिए प्रीति जी,
मंत्रिमंडल का विस्तार ये प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार होता है। वो जब चाहे बदल सकता है, जब चाहे कर सकता है। सवाल दो चीज का है। देखिए, दो सवाल आपने, एक सवाल लोगों से किया, जवाब नहीं दे पाए। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग का काम ठीक नहीं था तो स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा प्रधानमंत्री ने दे दिया। कोरोना काल में शिक्षा का विस्तार सही नहीं था, कार्यकाल नहीं था, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया। ये तो मानेंगे ना, दो विभाग फेल हो रहे। और देखिए, मंत्रिमंडल बढ़ जाने से हम आम जनता को क्या मिलने वाला है? आम जनता को तो भारी बढ़ेगा। इन मंत्रियों के पास गाड़ियां, बंगला और सारी चीज बढ़ेगी। हम पूछते हैं, क्या डीजल के दाम कम हो जाएंगे? क्या महंगाई के दाम जो आप बात कह रहे हैं, इन बातों पर मैं जरूर प्रेम शुक्ला जी से जवाब लूंगी, लेकिन बड़ी तस्वीर आपको उस सूची की दिखा रहे हैं। 43 वो चेहरे जो इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर उनके नाम है, वो नाम जो हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा ने दोपहर 1 बजे ही बता दिए थे, वो संभावित चेहरे जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इस पर बड़ी निगाह हमारी बनी हुई है।